नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू वीडियो क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। यूट्यूब लर्निंग सेशन में इस वीडियो में जानते हैं कॉपीराइट क्या होता है, किन किन प्रकार के कार्य कॉपीराइट के अधीन आते हैं। तो इस वीडियो को जानने के लिए बने रहें शुरू से लेके लास्ट तक। और अभी तक इस वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, कॉपीराइट क्या होता है और किन प्रकार के कार्य कॉपीराइट के अधीन है, और कॉपीराइट स्वामित्व यानी स्वामी को जो है अपवादों के साथ कार्य करने का, उपयोग करने का अन्य अधिकार देता है। और जब कोई व्यक्ति किसी काम को मूल रूप से तैयार करता है या भौतिक माध्यम या से संग्रहित तो उस काम का कॉपीराइट अपने आप उससे मिल जाता है। तो कॉपीराइट सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कार्य योग्य हैं, जैसे कि एग्जांपल की ऑडियो या विजुअल कार्य, जैसे कि टीवी शो, फिल्में, ऑनलाइन वीडियो और साउंड रिकॉर्डिंग, और म्यूज़िक के कार्य, लेखन कार्य जैसे व्याख्यान, लेख, पुस्तकें, संगीत, विजुअल कार्य, बुक हो गई, बुक पब्लिशिंग, म्यूज़िक हो गई हैं, और विजुअल कार्य हो गए और जैसे चित्रकला या पोस्टर, विज्ञापन, वीडियो गेम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नाटकीय कार्य जैसे नाटक वगैरह हो गया, म्यूज़िक। तो कॉपीराइट कार्यालय ने जानकारी जो दी है उसके कॉपीराइट के कानून के अनुसार ऑनलाइन उपलब्ध की हुई है, और जानकारी के लिए आप किसी भी वकील से भी इसमें आप सलाह ले सकते हैं। तो क्या उल्लंघन किए बिना कॉपीराइट सुरक्षित कार्य का उपयोग करना संभव है? अगर ऐसा विचार आता है तो हाँ, कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट सुरक्षित कार्य का स्वामी की कॉपीराइट का उल्लंघन किए बिना उपयोग करना संभव है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आपको उचित उपयोग के बारे में भी जानना होगा। उचित उपयोग क्या होता है, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्या चीज़ होता है तो वो भी हम आपको बता देंगे, यानी फेयर यूज़ जिसको बोलते हैं, उचित, उसका हिंदी है उचित उपयोग। इस पर यानी फेयर यूज़ या उचित उपयोग, इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आपकी सामग्री को किसी कॉपीराइट उल्लंघन के दावे के जवाब में निकाला जा सकता है, भले ही आपने जो है कॉपीराइट स्वामी को श्रेय दिया हो। उल्लंघन जो उसका उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन सामग्री से कमाई नहीं की जा सकती है, उससे कमाई नहीं होती है। तो विचाराधीन सामग्री की प्रतिलिपि के लिए शुल्क दिया हो, और समान सामग्री को इंटरनेट पर कहीं भी देखा है, या सामग्री को हार्ड या डिजिटल कॉपी सहित खरीदा हो, सामग्री को स्वयं टीवी, मूवी थिएटर या रेडियो से रिकॉर्ड किया हो, या सामग्री जो मटेरियल है वो स्वयं किसी पुस्तक या मूवी पोस्टर या फोटोग्राफ से प्रतिलिपि से बनाई गई हो, या उल्लिखित है किया हो कि किसी कॉपीराइट उल्लंघन के लिए अभिप्रेत नहीं है। तो कुछ मटेरियल जो है निर्माता अपने कार्य को कुछ आवश्यकताओं के साथ पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए इसकी जानकारी वो देते हैं। तो इसलिए आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में जानना चाहिए। तो आपको क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है, इसका भी वीडियो हम आप लोगों को दे देंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन में देख लीजिएगा। अभी जब बनेगा तब आपको तुरंत तैयार मिलेगा। तो क्या गूगल कॉपीराइट स्वामित्व निर्धारित करता है? तो उसका जवाब है नहीं। गूगल का अधिकार स्वामित्व विवादों में मध्यस्थता नहीं कर सकता है, किसी भी विवाद में वो बीच में नहीं पड़ता है। और जब गूगल को कोई सामग्री निकालने का पूर्ण और मान्य नोटिस प्राप्त होता है तो गूगल कानून के अनुसार सामग्री जो है मटेरियल निकाल देते हैं। और जब गूगल को कोई मान्य प्रतिवाद प्राप्त होता है तो वह उसे उस व्यक्ति को अग्रेषित करते हैं, जानकारी देते हैं जिसने सामग्री निकालने का अनुरोध किया था। और अगर इसके बाद भी यदि कोई विवाद होता है तो न्यायालय में उस समस्या का समाधान करना उसमें शामिल पक्ष पर निर्भर करता है, तब वो न्यायालयीन कार्य पर डिपेंड हो जाता है ना। तो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच क्या अंतर है? पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट बस बौद्धिक संपदा का एक रूप है और ट्रेडमार्क जैसा नहीं होता है, जो अन्य लोगों द्वारा ब्रांड के नामों, मोटो या लोगो या अन्य खोज जो है वो पहचानकर्ताओं के उद्देश्यों से उपयोग किए जाने से रक्षा करता है। तो यह पेटेंट कानून से भी अलग है, जो आविष्कारों की यानी खोज की रक्षा करता है, आपको सेफ रखता है। अब अगला पॉइंट आता है कि कॉपीराइट और प्राइवेसी के बीच अंतर क्या है। केवल किसी वीडियो, चित्र या ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपके होने से आपके पास या उसका कॉपीराइट नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए, अगर आपका मित्र आपकी कई फ़ोटो खींचता है और उसके द्वारा लिए गए फ़ोटो जो है कॉपीराइट उसके पास होगा। अगर आपका मित्र कोई आपसे अन्य व्यक्ति या आपकी अनुमति के बिना कोई वीडियो, चित्र या रिकॉर्डिंग अपलोड करता है तो आपको लगता है कि वह आपकी निजता यानी जो है आपकी पर्सनल चीज़ों के खिलाफ हुआ खिलवाड़ हुआ है।
है ना। ऐसा कई बार कहते हैं कि भाई हमारी पर्सनल चीज़ों को उजागर कर दिया उसने, आपने भरोसा करके उस पर तो दिया, लेकिन वो आपके प्राइवेसी को उजागर कर रहा है। तो यहाँ बात वही आती है प्राइवेसी वाली, है ना। तो वही प्राइवेसी वाला, तो आपको लगता है कि वह आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा है, और आप निजता संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कॉपीराइट उल्लंघन सूचना आवश्यकताएं जो है, कोई शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका जो है गूगल की कानूनी समस्या का निवारक का उपयोग करना रहता है। तो कॉपीराइट सूचनाओं में कुछ निम्न तत्व शामिल होने चाहिए गूगल के अनुसार जो बताया गया है। तो इस जानकारी में गूगल आपके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो आपकी संपर्क जानकारी, आपको वह जानकारी प्रदान करनी होगी जिस पर आप गूगल आपकी शिकायत के संबंध में आपसे संपर्क कर पाएंगे। और जैसा कि ईमेल पता, आपका भौतिक पता या टेलीफोन नंबर जो है पर्सनल स्थायी पता हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके उस कार्य का वर्णन जिसका आपके अनुसार उल्लंघन हुआ है, और अपनी शिकायत में कृपया उस कॉपीराइट सामग्री का स्पष्ट और पूर्ण वर्णन करें जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर आपकी शिकायत में एक से अधिक कॉपीराइट कार्य शामिल है तो कानून ऐसे कार्य के लिए प्रतिनिधि सूची की अनुमति देता है। और तीसरा पॉइंट है कि कथित रूप से उल्लंघन किया गया प्रत्येक URL है, आपकी शिकायत में उस सामग्री का विशिष्ट URL होना चाहिए जिसने आपके अनुसार या आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है, अन्यथा हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे। और सामग्री के स्थान के बारे में सामान्य जानकारी पर्याप्त नहीं है। कृपया विवादास्पद सामग्री का URL जो है आपको भेजना होगा गूगल को। चौथे पॉइंट में गूगल कहता है कि आपको निम्न दोनों कथनों के लिए सहमति देनी होगी और उन्हें स्वीकार करना होगा कि मैं सद्भाव से विश्वास करता हूं कि ऊपर कथित रूप से उल्लंघन करने वाले के रूप में वर्णित कॉपीराइट की गई सामग्री का उपयोग कॉपीराइट के स्वामी या उसके एजेंट या कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं है, और इस सूचना में दी गई जानकारी सटीक है। और मैं मिथ्या शपथ के जुर्माने के अंतर्गत शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं कॉपीराइट का स्वामी हूं या उस अन्य अधिकार के स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति हूं जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है। ये मैटर हम जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, उसमें आप देख लेना। पांचवा पॉइंट है आपका सिग्नेचर। तो पूर्ण शिकायतों के लिए कॉपीराइट स्वामी या उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि का जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक होता है, और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आप अपनी शिकायत के नीचे अपने सिग्नेचर के रूप में कानूनी कार्य करने के लिए अपना पूरा नाम लिख सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा है तो आप किसी पेपर पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं और नाम के साथ में पूरा। तो ये भी डिजिटल सिग्नेचर के रूप में आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो वेब फॉर्म है आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, इस सेशन का, लर्निंग सेशन का ये वीडियो, और फिर मिलते हैं अगले सेशन के बारे में। चलिए हम आपको बताएंगे। तब तक इस न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर बने रहो, और अभी तक आपने न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भैया से सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।